हेलो फ्रेंड्स, जिफी एजुकेशन में वंस अगेन आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें MPSI के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस मैं आपको रेगुलर वीडियोस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, उसी कैटेगरी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी आपको मैं 10 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ थे उसमें फ़र्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है और ये बताना चाहूँगा कि उस क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन थे, जैसा कि आपको पता है, पर मैंने आपको 30 क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करके यहाँ मैं आपको 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। 5 क्वेश्चंस मैंने पैसेज के छोड़ दिए हैं, रेस्ट 25 क्वेश्चन जो ग्रामर पर बेस्ड थे मैं उन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। चलिए लेट स्टार्ट योर क्लास। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो उस क्वेश्चन पेपर में था, और हाँ, इसके आंसर शीट जो है, की नोट जो हैं वो ऑलरेडी व्यापम की साइट पर उपलब्ध है। मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लिया हुआ है। इसके आंसर ऑलरेडी उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं, आंसर ऑलरेडी उन्होंने बताए हुए हैं। मैं केवल ये समझा रहा हूँ कि आंसर हैं तो ये क्यों हैं, इसका कारण क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई ऑफन थिंक दैट आई डैश स्टडीड मेडिसिन नॉट फार्मेसी। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है या राइटर है वो ये सोच रहा है, वो अक्सर सोचता है, वो ये कह रहा है, आई ऑफन थिंक, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं मेडिसिन की पढ़ाई कर लेता बजाय फार्मेसी के। मतलब वो फार्मेसी नहीं पढ़ के मेडिसिन पढ़ना चाहता था। अब वो पढ़ना चाहता था मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव है। और अगर आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट लिखा है, थर्ड ऑप्शन कुड नॉट लिखा है और फोर्थ ऑप्शन मे नॉट लिखा है। तीनों ही जगह पर आप देखेंगे कि आंसर जो है वो नेगेटिव है इधर तीनों, जबकि सेकंड एक मात्र ऐसा ऑप्शन है जो आंसर पॉजिटिव है, जिसमें नेगेटिव नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि आंसर ought to have उन्होंने दिया, जो कि एक एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। वो ये कहना चाहता है, काश मैं मेडिसिन की पढ़ाई कर लेता बजाय फार्मेसी के। और यहाँ पे तीनों सेंटेंस जो हैं वो नेगेटिव होने की वजह से तीनों ही अप्रोप्रिएटली यहाँ पे फिट नहीं होते हैं। इस वजह से ये आंसर यहाँ पे सही हो गया। होप शायद ये आंसर आपका सही हुआ हो एग्जाम में। चलिए देखते हैं। पीटर डैश हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, हिज परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। वो कह रहा है पीटर ने पक्का अच्छी प्रैक्टिस की होगी, बहुत प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अच्छा था। इसका मतलब वो एश्योर है कि उसने पक्का अच्छी मेहनत की होगी। अब में अगर हम लगाएंगे तो वो शायद का मीनिंग देता है, अगर हम कैन लगाएंगे तो वो कर सकता है, कुड लगाते तो वो कर सकता था, लेकिन मस्ट कहता है कि उसने कर लिया है, क्योंकि उसकी जो रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही अच्छा आया, इसलिए आंसर यहाँ पे मस्ट आ गया। दैट इज़ द ओनली रीज़न। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई डैश स्पीक बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़ फ्लुएंटली। यहाँ पर एक बंदा है जो कह रहा है मैं दोनों ही भाषा, इंग्लिश भी बोल लेता है और चाइनीज़ भी बोल लेता है। मतलब ये उसके बोलने की क्वालिटी है या उसकी एबिलिटी है। और इन सभी जगह पे ऑप्शन में अगर हम देखें तो कैन ही एकमात्र ऐसा मॉडल वर्ब है जो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के कोई कार्य करने की पोटेंशियल या उसकी क्वालिटी या उसके काम करने के लिए पोटेंशियल की जो आवश्यकता है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल दिखाने के लिए या आपके कार्य करने की क्षमता, फिजिकल और चाहे मेंटल, दोनों ही चीज़ों को दिखाने के लिए हमारे पास कैन का यूज़ होता है, और इसी वजह से इसका आंसर कैन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसर्ट हैड टू बी कॉल्ड डैश बिकॉज द सिंगर मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। इसमें उसने कहा जो कंसर्ट था, जो हमने कंसर्ट बुलाया था, कंसर्ट हमने जो बुलाया था, उस कंसर्ट में जिस सिंगर को बुलाया था, सॉरी, सिंगर की उसका पिछली रात एक्सीडेंट हो गया, और इसी वजह से जो कंसर्ट हमने बुलाया था या कंसर्ट हम करने वाले थे, म्यूजिकल कंसर्ट करने वाले थे, उसमें सिंगर का चूंकि एक्सीडेंट हो गया, इसी वजह से उस कंसर्ट को हमें कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। कॉल्ड ऑफ करना मतलब कैंसिल कर देना, या हम कह सकते हैं पोस्टपोन कर देना।
पोस्टपोन, पोस्टपोन करना मतलब किसी काम को आप अभी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आप उसको कह रहे हैं कि हमने देर से किया। जबकि कॉल्ड ऑन का मतलब होता है किसी को किसी कार्य करने के लिए बुलाना। कॉल्ड ऑन, कॉल्ड फॉर का मतलब जैसे आपको कहीं जाना है तो आई हैव कॉल्ड फॉर द टैक्सी मैन, मतलब मैंने टैक्सी वाले को बुलाया, वो आपको वहाँ से पिक करेगा या लेकर जाएगा। कॉल्ड आउट कर देना मतलब वापस किसी को आवाज़ देकर बुलाना कहीं इकट्ठा होने के लिए। आई हैव कॉल्ड आउट मैनी पीपल, मतलब मैंने किसी लोगों को, कुछ लोगों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए बुलाया है। तो यहाँ कॉल्ड आउट तो था नहीं, कॉल्ड फॉर भी नहीं आएगा, कॉल्ड ऑन भी नहीं आएगा, कॉल्ड ऑफ ही आएगा, क्योंकि कॉल्ड ऑफ का मतलब यहाँ कैंसिल करना या पोस्टपोन करना है, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ सिंगर का एक्सीडेंट हो गया। आई थिंक ये बात आपको ईजिली समझ में आ गई होगी एग्जाम के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन पुट करने के लिए बोला है। विद एन अम्ब्रेला डैश माई हेड आई वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। उसने कहा कि मेरे सर पर, या मेरे जब मैं कहीं जा रहा था, सर पर या ऊपर उसने अम्ब्रेला लगाया हुआ था सर के ऊपर, ताकि अपने आप को वो स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन से बचा सके, मतलब सूरज की चिलचिलाती गर्मी से। स्कॉर्चिंग हीट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, चिलचिलाती धूप, चिलचिलाती गर्मी, उससे बचाने के लिए उस बंदे ने अम्ब्रेला का यूज़ किया। अब ऑब्वियस सी बात है, अम्ब्रेला हम हमेशा सर के ऊपर ही रखेंगे। अक्रॉस का मतलब होता आर पार या उस तरफ, अंडर मतलब नीचे, और beneath यानी भी नीचे। अब तीनों ही वर्ड यहाँ पे नीचे के लिए, ओवर ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो ऊपर के लिए, इसलिए अम्ब्रेला है और वो ऊपर ही रखा जाएगा, तभी हम धूप से बच सकते हैं, इसलिए आंसर इसका ओवर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी एक प्रीपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। हर बुक्स एंड क्लॉथ्स वर पैक्ड डैश चेस्ट एंड शिप्ड अक्रॉस टू कनाडा, मतलब उसकी किताबें और उसके कपड़े पैक्ड कर दिए गए एक चेस्ट में। चेस्ट मतलब होता है एक बड़ा सा बॉक्स, एक बॉक्स को हम चेस्ट कहते हैं, और फिर उसको कनाडा भेज दिया गया, मतलब पूरे एक बॉक्स के अंदर सारे कपड़ों को और सामान को अंदर ठूस ठूस के भर दिया गया। इसका मतलब ये है, अब हम किसी वस्तु को या बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी चीज़ों को किसी चीज़ के अंदर भर दें या रख दें, इकट्ठा करके रख दें, तो हम बोलते हैं पैक्ड। इसके लिए फ्रेजल वर्ब है पैक्ड इनटू। जबकि पैक्ड फ्रॉम का कोई मतलब नहीं हो सकता, आपने कोई सामान कहीं से खरीदा और उसको आपने वहाँ से पैक कराया हो, इसलिए वो ऐसा कह सकते हैं। पैक फॉर, पैक अबव, एक्चुअली इनका कोई मतलब नहीं है, पर पैक्ड इनटू का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को किसी एक जगह पर भर देना या रख देना, और इसी वजह से इसका आंसर पैक्ड इनटू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द 4 फ्रेंड्स, जो 4 दोस्त थे, शेयर्ड द पैकेट डैश बिस्किट डैश देमसेल्व्स। अब एक समझने वाली बात है यह है कि बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, बिस्किट का पैकेट ऑफ के साथ आ जाएगा, यहाँ भी ऑफ है, यहाँ भी ऑफ है, और यहाँ मतलब फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में, तीनों में ऑफ का यूज़ है। पर एक बड़ी खास बात है, सेकंड अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चले तो यहाँ भी बिटवीन लिखा है, यहाँ भी बिटवीन है, और यहाँ अमंग है और यहाँ अक्रॉस है। ये 4 जगह पे आप देखेंगे, अमंग, अक्रॉस, बिटवीन। जबकि ऑफ तो ठीक है, समझ में आता है, पैकेट ऑफ बिस्किट्स मतलब बिस्किट का पैकेट। लेकिन कितने फ्रेंड्स थे ये समझने वाली बात है, फ्रेंड्स थे 4, और बिटवीन का यूज़ 2 के बीच में होता है, अमंग का यूज़ 2+ मतलब 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, इन सब में हो सकता है। बिटवीन वंस अगेन 2 के लिए, अक्रॉस मतलब के बीच में, और ये अक्रॉस मतलब आर पार भी होता है, उस तरफ भी होता है, इस तरफ से उस तरफ, कई मीनिंग्स में चलता है। जबकि अमंग ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो 4 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच के संबंधों को दिखाता है। तो उसने कहा कि एक बिस्किट का पैकेट था जो 4 दोस्तों ने मिलकर उसको खाया, इसलिए आंसर यहाँ पर आ गया अमंग। आई थिंक ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें कहा गया है कि आप इस सेंटेंस में से जो सही वाक्य है उसे, ग्रामेटिकली करेक्ट वाक्य को आप ढूंढें। तो हम चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, विच इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 सिस्टर। मतलब यहाँ देखिए मोर ब्यूटीफुल आ रहा है, ये वर्ड एक है मोर ब्यूटीफुल, और मोर ब्यूटीफुल वर्ड होता है कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ भी मोर ब्यूटीफुल यूज़ किया गया, यहाँ भी मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पर भी, और सभी चारों ऑप्शन में आप देखें तो मोर ब्यूटीफुल है। अब दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री जब भी आती है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले जनरली किसी आर्टिकल का यूज़ हम जनरली नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री अगर आप कभी देखें और कंपैरेटिव डिग्री के बाद कभी आपको मिल जाए कौन सा वर्ड, ऑफ द टू, अगर कभी भी
कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको ऑफ द टू वर्ड मिले तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ करना पड़ता है। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें कि कंपैरेटिव डिग्री है मोर ब्यूटीफुल, उसके पहले लिखा है द और यहाँ लिखा है ऑफ द टू, इस लिहाज से इस तरीके से ऑप्शन अपने आप में बिल्कुल सही है। अच्छा, बाकी क्यों गलत हो गए हम ये भी देख लेते हैं। मोर ब्यूटीफुल है, इसके पहले आर्टिकल द आना चाहिए था जो आया नहीं, इसलिए गलत है। यहाँ भी मोर ब्यूटीफुल और यहाँ भी आर्टिकल नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल आया है और बिल्कुल सही है, मोस्ट ब्यूटीफुल आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है, ये भी फैक्ट है। लेकिन ऑफ द टू नहीं आ सकता क्योंकि सुपरलेटिव का यूज़ हम करते हैं दो से अधिक, 2+ से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए। अब अगर हमको कहना है हु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द 2 सिस्टर्स तो ये आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ 2 ना लिख के वो लिख देता 3 सपोज, तो 3 सिस्टर्स हो जाते तो यहाँ आंसर मोस्ट ब्यूटीफुल होता, क्योंकि एक व्यक्ति की तुलना, जब एक व्यक्ति की तुलना 2 से अधिक 2+ लोगों से हो जाए तो सुपरलेटिव होता है, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव के पहले द हमेशा आता है, लेकिन यहाँ देखिए कंपैरेटिव आया, द आया और ऑफ द टू आया, और ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट रूल बनता है, द प्लस CD प्लस ऑफ द टू प्लस नाउन प्लूरल। तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस था, इसी वजह से आंसर फर्स्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक एरर का सेंटेंस है, द लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब मनुष्य की बॉडी में लीवर ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो सबसे बड़ा है। दोस्तों, इसमें जो व्यापम में आंसर शीट जो प्रोवाइड की गई उसमें इस क्वेश्चन को, मतलब फर्स्ट ऑप्शन को उन्होंने कहा है गलत है, पर मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे इस पूरे, अगर हम चारों क्वेश्चन को देखते हैं तो मुझे इसमें कहीं से कहीं तक कुछ गलत नज़र नहीं आता, क्योंकि लीवर हमारा इंटरनल बॉडी ऑर्गन है। इस क्वेश्चन के लिए खासकर जिसमें उन्होंने गलत कहा है, लीवर इज़ इंटरनल बॉडी ऑर्गन, और बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स के पहले हम वैसे भी द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये बात द होना चाहिए, और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस आंसर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि यहाँ द क्यों हटाना है उन्हें। द उन्होंने कहा है कि द हट जाएगा या तो लीवर के साथ आर हो जाएगा, आइदर या तो ये ऑप्शन होगा या ये करना चाह रहे हैं, पर उन्होंने कहा है कि आंसर गलत है। पर मुझे इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नज़र नहीं आती। मेरे हिसाब से इस 9th क्वेश्चन का आंसर 4 होना चाहिए बजाय 1 के। अब ये उन्होंने क्यों किया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे इसके बारे में समझ में नहीं आया, लेकिन आंसर होना चाहिए था 4। चलिए आगे देखते हैं। अ जर्नी बाय द रोड इज़ वेरी कंफर्टेबल, मतलब रोड से हम जब यात्रा करते हैं तो बहुत कंफर्टेबल यात्रा होती है। और यस, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बाय द रोड आंसर जो है वो, या सेकंड ऑप्शन जो है वो, ये वाला आंसर गलत है। ऑफ कोर्स ये बात मुझे यहाँ समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ लिखा है बाय द रोड। तो एक बात याद रखिएगा, जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं और हम बाय शब्द का यूज़ करते हैं, जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम बाय शब्द का यूज़ करते हैं, तो बाय, जैसे बाय मैंने कहा सपोज मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ बाय कार, बाय बस, बाय रोड, यहाँ पे बिल्कुल सही है सेंटेंस। और यहाँ पे हम जब बाय लगा लेते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हम द शब्द का या द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, और इसी वजह से यहाँ पे द हटना चाहिए। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई दिस क्वेश्चन इज, दिस पर्टिकुलर सेकेंड पॉइंट इज रॉन्ग, इसी वजह से गलत हुआ, और ये एब्सोल्युटली एक करेक्ट आंसर है। स्पॉट द एरर है वंस अगेन। जैपनीज़ लोगों के बारे में बात हो रही है। जैपनीज़ हैज़ बिकेम, अब आप देखिए यहाँ लिखा है जैपनीज़ हैज़ बिकेम। अब हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, अच्छा जैपनीज़ चलिए मान लेते हैं एक व्यक्ति भी है, तो जैपनीज़ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आया हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जब हैज़, हैव या हैड होते हैं तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म पे होनी चाहिए। यहाँ लिखा है बिकेम, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इस लिहाज से ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर बिकेम की जगह पर अगर यहाँ पे लिखा होता बिकम, तो ये यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म पे लग जाती और सेंटेंस सही हो जाता। इसी वजह से आंसर गलत हो गया, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है हैज़ बिकेम को हम गलत मानेंगे फर्स्ट ऑप्शन को, इसी वजह से दिस इज द रॉन्ग वन। चलिए आगे चलते हैं। देयर हैज़ बीन मैनी अर्थक्वेक्स, यह मतलब उसने कहा यहाँ बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए हैं इन कैलिफोर्निया इन द पास्ट 1 डिकेड, पिछले 1 दशक में
कैलिफोर्निया में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए हैं। अब अर्थक्वेक्स तो हम गिन सकते हैं ना कि पिछले साल आया, फिर उसके बाद आया, या फिर उसके बाद आया, फिर मतलब एटलीस्ट हमको पता चलता है कि अर्थक्वेक कब कब आए। तो यहाँ पर अर्थक्वेक्स, और उसने पहले भी बता दिया मैनी अर्थक्वेक्स हैं। अब देयर हैज़ बीन मैनी अर्थक्वेक्स, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब की एरर है। अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब को ठीक करना चाहें तो हमें लगाना चाहिए देयर हैव बीन, ना कि देयर हैज़ बीन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आया हैज़ बीन, ये गलत है। यहाँ पर हैज़ की जगह पर होना चाहिए था हैव। अगर यहाँ हैव होता तो ये आंसर सही हो जाता। दैट इज़ द रीज़न ये उन्होंने कहा हैज़ बीन गलत है। चलिए आगे चलते हैं। शी हैज़ टॉक्ड टू सेवरल स्पेशलिस्ट अबाउट हर प्रॉब्लम बट नोबडी। अब ये देखिए एक नोबडी वर्ड यहाँ पे आ रहा है। ये नोबडी का जो वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसको हम बोलते हैं ग्रामर में दैट इज़ कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन ये सिर्फ नोबडी एक वर्ड नहीं है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक वर्ड बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे आप ये याद रखिए, जैसे एवरी, सम, नो और एनी, ये 4 वर्ड आप याद रखें। इन वर्ड्स के साथ अगर आप बडी लगा देंगे तो ये कहलाएगा एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। ठीक है, यदि आप बडी नहीं लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं वन, तो आंसर बनेगा एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन। या आप लगा दीजिए थिंग, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये टोटल यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं 12 वर्ड्स। ये 12 वर्ड्स जो हैं ये कहलाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, और इनडेफिनिट प्रोनाउन की एक बड़ी खासियत है, ये पूरे 12 के 12 वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं सिंगुलर, ना कि प्लूरल। तो यहाँ आप देखेंगे नोबडी लिखा है और यहाँ लिखा है नो, KNOW। नो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि नोबडी जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल मानी गई है या प्लूरल मानी जाती है। तो नोबडी चूंकि सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन एक काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आना चाहिए, ना कि प्लूरल। अगर हम नो वर्ड के स्थान पे नोज लिख दें तो नोबडी नोज हो जाएगा और तब जाके ये आंसर सही होगा। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इन सभी शब्दों को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। सो ये एक सब्जेक्ट और वर्ब के बेस पर एरर थी। यहाँ नो के स्थान पे नोज होता तो ये आंसर सही होता। चलिए आगे चलते हैं। ये एक नरेशन की क्वेश्चन है। माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट इफ, पहली चीज़ तो एक बात याद रखिए, दैट इफ यहाँ पे आया है। आई डोंट वर्क हार्ड आई शैल फेल। मेरे टीचर ने कहा, वो मुझे अक्सर कहते हैं, ऑफन सेज, ऑफन मतलब अक्सर, तो माई टीचर ऑफन सेज टू मी, अक्सर मुझे कहते हैं कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो फेल हो जाऊँगा। अब ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस था और इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा इस सेंटेंस को आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करके दिखाएं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड वर्ब को अलग अलग कर लें। यहाँ पे जो दैट वर्ड आया, ये रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड के कंजंक्शन, एज अ कंजंक्शन यूज़ हो रहा है उनको जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले हमने दैट हटा के यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर लिया। तो ये सभी सेंटेंस में उन्होंने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है। अब हमको ये देखना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे रिपोर्टिंग कौन से टेंस पे लिखा है। रिपोर्टिंग लिखा है प्रेजेंट पे और रिपोर्टेड भी लिखा है प्रेजेंट पे। इसका मतलब ये सेंटेंस, चूँकि पहला हिस्सा या किसी नरेशन का पहला हिस्सा जो रिपोर्टिंग होता है, यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट पे है तो इसका मतलब ये है कि अंदर लिखा हुआ रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज करने की हमें कभी भी आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ सैड होता तो ज़रूर हम इसका मीनिंग चेंज करते, लेकिन यहाँ सेज है। अब यहाँ देखते हैं सेज और ये सैड, इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि रिपोर्टिंग यहाँ पे उसने चेंज कर दी है और आंसर में रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है और यहाँ पर इस फोर्थ ऑप्शन में रिपोर्टिंग पास्ट है। इसका मतलब ये गलत हो गया। अब ये पूरे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। माई टीचर ऑफन सेज टू मी, माई टीचर ऑफन सेज टू मी, माई टीचर ऑफन सेज टू मी। ये 3 ऑप्शन यहाँ तक तो बिल्कुल सही लिखें। इफ़ यू डिडेंट, अब देखिए यहाँ पे लिखा है डिडेंट, यहाँ लिखा है डोंट, यहाँ लिखा है डजेंट। इन तीनों ऑप्शन में 3 डिफरेंस आ रहे हैं। यू के साथ डज का यूज़ हम वैसे भी नहीं करते हैं दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। चूँकि ये सेंटेंस प्रेजेंट से चल रहा है, प्रेजेंट में ही रहेगा, ये पास्ट में हो नहीं सकता था, इसलिए यहाँ डिडेंट नहीं होना चाहिए था। यू के साथ डोंट ही है, इसलिए आंसर इसका सेकंड हो गया और दैट इज़ द रीज़न वाई सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वंस अगेन इनडायरेक्ट स्पीच पे क्वेश्चन आया, दे सेड वी वर इंजॉइंग द वेदर, उन्होंने कहा कि हम वेदर इंजॉय कर रहे थे। अब समझने वाली बात है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड वर्ब हमें दो चीज़ों पे ध्यान होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट टेंस है। अब हमको ये देखना है कि पहले तो सेड है, पर रिपोर्टेड वर्ब कौन से टेंस पे लिखा है, ये लिखा है पास्ट कंटिन्यूस। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब पास्ट कंटिन्यूस पे हो तो हम इनडायरेक्ट नरेशन में उसको बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं, ये इसका रूल है। तो पास्ट कंटिन्यूस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा टेंस है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं वर इंजॉइंग, ये तो सेम पास्ट पे ही लिखा है इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ये दे हैड इंजॉयड, ये पास्ट परफेक्ट पे आ गया, ये भी गलत हो गया। दे हैव बीन इंजॉइंग, ये परफेक्ट कंटिन्यूस ज़रूर है लेकिन प्रेजेंट है इसलिए ये भी गलत हो गया। और हैड बीन इंजॉइंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है इसलिए ये आंसर सही हुआ, और जो व्यापक ने आंसर प्रोवाइड किए थे वो एज इट इज़ है इसलिए आंसर ये सही भी है। चलिए आगे देखते हैं। जॉनथन सेड आई बॉट अ पेयर ऑफ सॉक्स यस्टरडे, मतलब जॉनथन ने कहा कि कल उसने एक जोड़ी सॉक्स या मोजे खरीद के लाया। तो यहाँ देखते हैं ये सेंटेंस रिपोर्टिंग पास्ट पे है, रिपोर्टेड सिंपल पास्ट पे है। इसका मतलब ये है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस पे हो किसी भी सेंटेंस में, इनडायरेक्ट डायरेक्ट जब हम बनाते हैं सेंटेंस को, रिपोर्टिंग यदि पास्ट पे है और रिपोर्टेड वर्ब भी सिंपल पास्ट पे हमको यहाँ दिख रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में, मतलब पास्ट परफेक्ट में बदलना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि जो हम अंदर ऑप्शन ढूंढेंगे ऐसा ऑप्शन हो जिसमें पास्ट परफेक्ट लिखा हो तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं सेड दैट, यहाँ लिखा है सेड दैट और ये सेड दैट, फिर प्रोनाउन चेंज हो गए, फिर यहाँ लिखा है ही बॉट, ये सिंपल पास्ट है, ही बॉट ये सिंपल पास्ट है जबकि बदलना चाहिए था पास्ट परफेक्ट, इसलिए ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ लिखा है हैड बॉट और यहाँ भी लिखा है हैड बॉट, इसका मतलब ये दो सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, लेकिन आगे चलना पड़ेगा क्योंकि ये भी सही हो रहा है और ये भी सही हो रहा है। आ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स, यहाँ लिखा है यस्टरडे और यहाँ लिखा है डे बिफोर। अब यस्टरडे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इस जगह पे। यस्टरडे वर्ड जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो ये द डे बिफोर में बदल जाता है, ये बदलता है द डे बिफोर, जबकि यहाँ पे सिर्फ यस्टरडे का यस्टरडे था, इसी वजह से आंसर थर्ड भी रॉन्ग हो गया और फोर्थ सही हो गया, इसी वजह से आंसर फोर्थ भी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस आ गया 17th क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड ऑन एक्टिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में दिया हुआ है ये क्वेश्चन और हमें एक्टिव में बदलना था। आर हेल्पिंग वर्ब है, कैंडल्स और मेड, मेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये है हेल्पिंग वर्ब। अब हम ये जानते हैं आर यदि सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं जो भी सेंटेंस डू या डज से इंटरोगेटिव में बनते हैं, इंटरोगेटिव, तो डू और डज वाले सेंटेंस को हम इज, एम और आर में बदल देते हैं, तो इज एम आर में बदलना ज़रूरी था। अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा ऐसा कौन सा क्वेश्चन आंसर है इसमें जो डू या डज में मिलता है। फर्स्ट है हैज़, सेकेंड है इज, थर्ड है डज। दोस्तों यही मुझे सही लग रहा है आंसर, क्योंकि आर वापस से आर में बदलता नहीं है, इज में बदलेगा नहीं, हैज़ में बदलेगा नहीं, सिर्फ एक थर्ड ऐसा ऑप्शन है जिसमें डज मिल रहा है, तो और ऑप्शन कोई है भी नहीं, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सही ही है, इसलिए आंसर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। वंस अगेन चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसमें हमें सेंटेंस का पैसिव वॉइस ढूंढना है, इसका मतलब ये भी एक्टिव वॉइस में दिया है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं सेंटेंस वंस अगेन इंटरोगेटिव पे बेस्ड है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, हेड आई से शुरू हुआ है, हेड आई कंप्लीटेड, कंप्लीटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड द असाइनमेंट्स। अब हम ये जानते हैं हेड वाले सेंटेंस में हमको बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है, तो ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हमें ये चेक करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन में बीन V3 है, सेकंड ऑप्शन में बीन V3 है, पर थर्ड ऑप्शन में बीन का कोई यूज़ नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में बीइंग लगा हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। सेकेंड ऑप्शन जो है वो हैव और हैड से डिफरेंस आ रहा है। अब ये देखते हैं हम कि क्वेश्चन है हैड मतलब पास्ट परफेक्ट पे, तो पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट पे ही बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पे नहीं बदलता, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, नरेशन में चेंज होते हैं टेंस,
तो ये हैड का हैड में रहेगा और इसी वजह से आंसर फर्स्ट हमें करेक्ट मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसका मतलब दे लाफ्ड एट द जोकर, उन्होंने जोकर पर हंसा। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस में भी ये है सेंटेंस बेस्ड ऑन सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब सिंपल पास्ट को हमें बदलना है और सेंटेंस में हम जानते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस टेंस में बदलाव नहीं करते हैं। जिस टेंस में बना है हम पैसिव भी उसी टेंस में बनाएंगे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें पास्ट वाला कौन कौन से सेंटेंस हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये बदल गया पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, ये बदल गया पास्ट परफेक्ट में और ये बदल गया पास्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि बीइंग वर्ड यहाँ पे आता है वो सेंटेंस कंटिन्यूस पैसिव वॉइस पास्ट का हो जाता है। पर यहाँ वॉज लाफ्ड लिखा हुआ है और ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट पे ही आया। ये कंटिन्यूस पे था जो गलत था, ये परफेक्ट पे था गलत था, ये भी परफेक्ट पे था ये भी गलत था। तो दे लाफ्ड एट द जोकर वॉज लाफ्ड एट बाय देम, मतलब जोकर पर उनके द्वारा हंसा गया। दैट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट पे ही लिखा था। ये तीनों इसलिए गलत हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक एरर पे बेस्ड सेंटेंस है। इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, यू कुड एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेस, तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे करना चाहिए। दोस्तों यहाँ देखिए कुड लिखा हुआ है, कुड क्षमताओं को दिखाता है, वो भी पास्ट टेंस, जबकि वो कह रहा है अगर इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी, प्रेजेंट में बात कर रहा है, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुड नहीं, यहाँ होना चाहिए था शुड। अगर यहाँ शुड लिखा होता तो आंसर ये सही हो जाता, इसी वजह से सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर, अगर आपने मेहनत से, कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की होती, यू वुड हैव पास। यहाँ देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन था, उसमें मैंने कंडीशनल सेंटेंस बताए थे। ये सेम कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस का ये पार्ट जो है वो अनरियल सेंटेंस है। अनरियल सेंटेंस का फॉर्मूला है, हम जानते हैं, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वुड हैव के साथ आती है वर्ब की, वुड हैव के साथ आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहाँ लिखा है वर्ब का, ये लिखा है पास। पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो होनी चाहिए थी पास्ड। अगर यहाँ पे पास्ड लिखा होता तो सेंटेंस सही हो जाता, इसी वजह से थर्ड ऑप्शन में एरर आ गई। दैट इज़ द रीज़न, पास के स्थान पे पास्ड होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी एक स्पॉट द एरर है। इफ़ यू डोंट नो हिम यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, अगर आप उसे नहीं जानते तो आपको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। दोस्तों हम ये जानते हैं सिक्योरिटी पॉइंट्स, अब हम समझदार हैं कि भाई अगर कोई अजनबी व्यक्ति हम नहीं जानते तो हमको उसको गेट के बाहर से उससे पूछ लेना चाहिए, हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। बिल्कुल सही मॉडल यूज़ किया गया है और इस वजह से सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ यू कांट फिट ऑल द बैग्स इन योर कार, अगर आप सभी बैग्स को अपने कार में फिट नहीं कर सकते, आई कैन टेक, मैं कुछ बैग्स अपने साथ रख लेता हूँ, क्योंकि सारे बैग अगर कार में नहीं आते तो उसने कहा कुछ बैग्स में अपने साथ रख लेता हूँ। अब बिल्कुल भी बैग ही रखूंगा। और एक समझने वाली बात है, यहाँ बात हो रही है बैग्स की, जबकि ऑप्शन में हमारे पास फ्यू और लिटिल हैं। हम ये जानते हैं फ्यू शब्द का यूज़ हम कहाँ करते हैं, काउंटेबल चीज़ों पे, और लिटिल शब्द का यूज़ हम कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल चीज़ों पे। अब अनकाउंटेबल होने का मतलब होता है कि जो चीज़ आप गिन नहीं सकते, और फॉर्चुनेटली यहाँ बैग हैं, बैग गिने जा सकते हैं, इसलिए लिटिल तो हो नहीं सकता था। अब फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू मतलब जो कुछ भी था वो सब कुछ, ये वो बोलना नहीं चाह रहा है। वो कह रहा है क्योंकि बैग्स, सारे बैग्स कार में नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम कुछ बैग अपने साथ रख लेते हैं। तो कुछ तो हमें रखना ही है। अब हम बिल्कुल भी, फ्यू का मतलब माइनस में चल रहा है, माइनस मीनिंग है इसका, नगण्य के बराबर, एक भी नहीं रखना, या एक आध ऐसा छोटा मोटा बैग रख लिया, पर एटलीस्ट कुछ तो रखें। इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे आ फ्यू बैग्स। गॉट द आइडिया। चलिए आगे देखते हैं। Lots of people at the club are under 20, but there are quite dash who aren't. बहुत सारे लोग हैं क्लब में जो 20 साल से कम है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 20 से ज़्यादा के हैं। मतलब बात हो रही है लोगों की। अब लोग गिने जा सकते हैं, इसका मतलब फ्यू और लोग हैं गिने जा सकते हैं, इसका मतलब लिटिल और आ लिटिल का प्रयोग हम नहीं कर सकते। हमारे पास या तो आ फ्यू होना चाहिए या फ्यू होना चाहिए। अब
यहाँ पे हमें डिसाइड करना है आ फ्यू लगाया जाए या फ्यू लगाया जाए। लॉट्स ऑफ पीपल एट द क्लब आर अंडर 20 बट देयर आर डैश हु आर इट, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, मतलब इतना भी कम नहीं होगा, कुछ तो होंगे ही, और अगर कुछ भी हैं तो हम मिनिमम कुछ तो मान के चलें उन्हें, हम नेगेटिव तो मान नहीं सकते, इसलिए कुछ लोग तो मानने पड़ेंगे, इसलिए आंसर हो गया आ फ्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द सेलिब्रेशंस बिगैन डैश अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, मतलब सेलिब्रेशन पहले ही हो गया, जब हमने सोचा था, जितना टाइम हमने सोचा था उसके पहले ही शुरू हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो आपने सोचा था वो टाइम के बारे में सोचा था कि इस समय शुरू होगा, लेकिन सेलिब्रेशन उसके पहले ही शुरू हो गया। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है टाइम के लिए, समय के लिए आप बोल रहे हो, और समय ऐसी चीज़ है जो गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल टाइम में आता है, ये अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल होने की वजह से हम यहाँ पे फ्यू शब्द का यूज़ नहीं कर सकते। अब जब आपने सोचा और जब तक आप वहाँ पहुँचे तब तक वो कार्यक्रम शुरू हो चुका था, इसका मतलब थोड़ा समय बीत गया। अब थोड़ा समय बीत गया, अगर हम लिटिल लगाएंगे तो ये नेगेटिव है, नहीं के बराबर, बिल्कुल समय नहीं बीता, अपन ये मान लेंगे बहुत कम समय बीता, तो ये मीनिंग था नहीं। आ लिटिल का मतलब होता है यस, थोड़ा समय बीत गया, ये एक पॉजिटिव रेफरेंस का वर्ड है, और द लिटिल मतलब जो कुछ भी हमने सोचा था वो सब कुछ, ये भी उसका मीनिंग नहीं है। तो सेलिब्रेशन हमारे पहुंचने के थोड़ा समय पहले शुरू हो गया, ये उन्होंने कहा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। यहाँ 25 क्वेश्चन तो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे मैंने आपको एक एनालिसिस दिया है कि कौन से सब्जेक्ट और कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो हम देखते हैं, वॉइस से 3 क्वेश्चन आए हैं, मॉडल से 3 क्वेश्चन आए हैं, नरेशन से 3 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब से 2 क्वेश्चन है, टेंस से 2 क्वेश्चन है, आर्टिकल से 3 और प्रेपोजिशन से 4। तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेपोजिशन के चैप्टर से 4 क्वेश्चन हैं, मॉडल्स से 3 क्वेश्चन हैं, वॉइस से 3 हैं, नरेशन से 3 हैं और आर्टिकल से भी 3 हैं। इसका मतलब ये 4 सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे हमारे लिए इस जगह पे। सब्जेक्ट वर्ब पे 2 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों हम ये तो नहीं कहेंगे कि इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप पिछले वीडियो भी मैंने देखा और इस वीडियो में भी मैं देख रहा हूँ कि मॉडल पे 3, नरेशन पे भी 3 थे, सब्जेक्ट वर्ब पे 2 थे, और प्रेपोजिशन पे पहले भी 4 थे और इस बार भी 4 थे। इसका मतलब ये है कि जब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें तो इस बात को ध्यान रखें कि प्रेपोजिशन आपके लिए हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर चल रहा है। तो प्रेपोजिशन के चैप्टर की तैयारी आप बहुत ध्यान से करें, प्रेपोजिशन को बिल्कुल भी ना छोड़ें, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसाइसिव चैप्टर होगा। तो दोस्तों आपको जो मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था वो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे लाइक करें, आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपको नए जो वीडियोस देता हूं वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएं, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप मुझे रिव्यूज़ भी भेजें कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या नहीं लगा, ताकि मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं। साथ ही साथ और आपको कुछ ऐसे टिप्स चाहिए हों, या आपको लगता है कि मैं इस और एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूं या उसके बारे में आपको समझाऊं, तो आप मुझे प्लीज़ अपने रिव्यूज़ मेरे वीडियोस पे डाल दें। मैं आपको आगे की जो भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, आपके रिव्यूज़ को पढ़ते हुए मैं नए नए वीडियोस बनाता रहूंगा। और मेरा फ़ोन नंबर भी है, इसमें मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वंस अगेन।